बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप सोचते होंगे कि काफी सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में अच्छा क्यों नहीं आ रहा। आपको समझ में आता होगा कभी कभी क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता होगा ना। और आपको कभी कभी इसी बात पर शक होता होगा, अगर सारे समझ जाएं तो मैं करने को तैयार हूं, और अगर सब नहीं समझते तो फिर मैं क्यों करूं, है कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत में एक 4 अंधे थे, एक बार ब्लाइंड थे, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। और 4 अंधों को एक व्यक्ति ने बोला कि ये जो हाथी खड़ा है बाहर, आप जाके मुझे इसके बारे में वर्णन करके बताओ कि हाथी की शेप क्या होती है, हाथी का आकार क्या है। ये उनको सवाल पूछा गया और 4 के 4 अंधे जाके हाथी के पास गए। और सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जो कि उनमें से अंधा था, सबसे पहले उसने हाथी के पैर पकड़े, ऐसे महसूस किया और अपनी दिमाग में इमेज बना ली कि हाथी कैसा होगा। समझ में आ रहा है ना आपको, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक। सेकंड जो बंदा था वो भी गया हाथी के पास और उसने सूंड पकड़ी और ऐसे इमेज बना ली अपने दिमाग में कि कैसा होता होगा हाथी। समझ में आ रहा है। और तीसरा जो बंदा था फिर वो भी गया, उसने पेट पे हाथ फिराया और अपनी इमेज बना ली कि यार हाथी कैसा होता होगा, और महसूस कर लिया और बैठ गया चुप। और चौथा जो बंदा था उसने कान पकड़े, कान पकड़ने के बाद उसने भी इमेज बना ली कि हाथी कैसा होता होगा। और जब बिठा के उनसे पूछा गया कि भैया बताइए हाथी कैसा है, तो सबसे पहला जिसने की पकड़ा था पैर, उसने बोला कि हाथी कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल खंबे जैसी है। क्या है, खंबे जैसी है। फिर दूसरे से पूछा गया, वो बोला दूसरा, ना 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 झूठ बोल रहा है साहब, खंबे जैसी नहीं है, हाथी तो कोई ऐसी चीज है जैसे मान लो एक मोटी सी रस्सी है ना। तीसरे से पूछा गया बताइए हाथी कैसा है, तो तीसरे व्यक्ति ने पूछ के बताया, ना साहब दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी ऐसी चीज है मान लीजिए एक बड़ा ड्रम है ना। और चौथे से पूछा गया बताइए हाथी कैसा है, तो चौथे ने बताया, ना ना साहब तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी कोई ऐसी चीज है कि मान लीजिए 2 बड़े सूप, 2 बड़े सूप समझते हो, 2 बड़े सूप। बताइए कौन गलत है कौन सही है, क्या है, मतलब कारण क्या है। सारे गलत हैं। कितने बोलते हैं सारे गलत हैं, सारे गलत हैं कि सारे सही हैं। सारे सही वाले कितने हो, इतने सारे, सारे सही हैं, बिल्कुल डाउन कर लीजिए। बाकी के सारे गलत वाले कितने हैं, ना तो वो गलत हैं ना तो वो सही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस तरीके के बिजनेस के बारे में लोग करके नहीं, देख के या किसी को सुन के अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि ये किस तरीके का धंधा है, ये किस तरीके का बिजनेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और लोग क्या इमेज बना लेते हैं कि मेरे चाचा के, ताऊ के, साले के, लड़के के भाई ने किया था और वो फेल हो गया था और इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ था, मुझे करना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जाके तू वो चाचा के, ताऊ के, भाई के, साले के भाई से पूछ कि उसने क्या क्या किया, कितनी बार ट्रेनिंग में आया, कितनी बार मीटिंग में आया, कितनी बार इस बिजनेस को समझा, कितनी किताबें पढ़ी, कितना ऑडियो कैसेट लिया, कितना एक समझा, सारी चीजों को समझा कि नहीं, कितना मेहनत किया, कभी धूप में बाहर निकला, कभी जाके किसी से बात किया, कभी किसी को समझाया, क्या लोगों का इंतजार किया, 4-5 साल क्या डट के काम किया। जाके उससे पूछ, क्या जवाब आएगा बताइए जल्दी से। जवाब क्या आएगा, नो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही समय पर एक सही धंधे में आ गए हैं, एक सही समय पर एक सही धंधे में आ गए हैं। ये धंधे में अगर आप लगे रहे तो आने वाले 5 सालों में आप में से हर आदमी अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है सिक्योर लाइफ की वजह से। तैयार हैं। तो सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे मेरे बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो यहां पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बिल्कुल साधारण फैमिली का बंदा हूं, और ऐसे बोलूं कि मैं एक गरीब फैमिली से हूं तो इसका मतलब पूरी बात सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता है कि मैं गरीब हूं, क्योंकि भगवान ने थोड़ा फुर्सत से बनाया है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन गरीबी क्या है, चेहरे से नहीं दिखाई देती है, और गरीबी क्या है, शरीर पे नहीं होती है। गरीबी तो गरीबी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब गरीबी क्या है उसको मैंने बड़े पास से देखा है, झेला है, महसूस किया है।
और अगर मैं भगवान को रोज धन्यवाद देता हूं इस बात का कि तुमने मुझे संभाला और मुझे यहां तक पहुंचाया, तो मुझे एक बात और समझ में आई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग गरीब हैं उनको एक बहुत बड़ा फ्री में शिक्षक मिला हुआ है, जो कि है गरीबी। गरीबी एक बहुत बड़ा शिक्षक है, सही है कि नहीं? और जिसने पास से देखी है, जिसने महसूस किया है, झेला है, वो आदमी को ऊपर जाने का चांस है। क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था, जिंदगी में अभाव होना जरूरी है। जिंदगी में अभाव होना जरूरी है। अभाव बहुत बुरी चीज है। अभाव अगर है आपकी जिंदगी में तो आपको लगता होगा हमारे लिए बड़ी बुरी चीज है, लेकिन अभाव सफलता के लिए जरूरी चीज है। अभाव सफलता के लिए जरूरी चीज है। तो मुझे इस बिजनेस में जब मैं आया तो मेरी जिंदगी क्या थी पहले की मैं आपको समझाता हूं। मैं गरीब फैमिली में, मुझे सिर्फ मैं लास्ट का लड़का हूं, मुझे पढ़ने का मौका मिला, बाकी के बच्चे पढ़ ना पाए, उनको मौका नहीं मिला या कोई भी कारण रहा। मुझे जब पढ़ने का मौका मिला तो पूरे परिवार की उम्मीदें मेरे से लग गई कि ये जिंदगी में कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, इसी के माध्यम से हमारे घर में खुशियां आएंगी, इसी के माध्यम से हमारा जीवन बदलेगा, इसी के माध्यम से हमारे जीवन में वो सारी चीजें जो कि हमें चाहिए वो पॉसिबल हो पाएंगी। ऐसे उन्होंने मेरे से उम्मीद लगाना चालू कर दिया। और बचपन से मुझे एक ही बात समझा दी गई कि जब तक अगर जिंदगी वास्तव में बदलनी है तो हिंदुस्तान में जिंदगी बदलने का सिर्फ एक तरीका है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करो। समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करो। तो मैं गया, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आया, इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया, बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन आया, एमकॉम में फर्स्ट डिवीजन आया। कोई सेकंड का मुंह देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ पढ़ने के बाद बन सकती है। आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको याद हो जाएंगे ये चीजें। आप कम्युनिकेट करिए, वन वे कम्युनिकेशन में मजा नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या जिंदगी में पढ़ने के बाद ही जिंदगी बदल सकती है, ऐसे मुझे महसूस हुआ। समझ में आ रहा है? और वो पढ़ाई लिखाई का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जबकि मैं नौकरी लगाने के चक्कर में घूमा तो बहुत बार मैंने प्रयास किए, लेकिन नौकरी ना लग पाई। पढ़े लिखे आदमी की नौकरी ना लगे तो उसके पास जीवन में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जाके वो अपनी पढ़ाई लिखाई का कहीं पे यूज करे, मास्टर बन जाए। क्या बन जाए? मास्टर। कितने लोग हैं आप में से मास्टर हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मतलब सबसे सरल धंधा अगर हिंदुस्तान में है तो वो क्या है? जाओ मास्टर बन जाओ, है कि नहीं? और ऐसे बोला जाता है, हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है कि एक पत्थर लो और मारो, जिसके भी लगेगा वो मास्टर निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पत्थर लो, मारो। थैंक यू। समझ में आ रहा है? तो रोज सुबह 5:30 बजे जग के मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। आगरा में लोहा मंडी एक जगह है, स्टार स्टडी सर्कल के नाम से मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चलाया करता था। रोज सुबह 5:30 बजे जगता था और सुबह 5:30 बजे जग के 6 बजे जाके खुद ही झाड़ू लगाता था और झाड़ू लगाने के बाद रात को 10 बजे तक लगातार पढ़ाता था। और ये 10 बजे तक पढ़ाने के बाद 5-6 हजार रुपया महीना मेरे पास आते थे। कोई कभी 200 रुपया देता था, कभी 250 रुपया, कभी किसी का महीना होगा तो 300 रुपया। वो 6-7 हजार रुपए महीने में कमाने के बाद भी कभी जेब में 5-6 हजार इकट्ठे नहीं होते थे। कभी मास्टर के पास पैसे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? और वो भी प्राइवेट ट्यूशन करके। प्राइवेट ट्यूशन में 250 आएगा, कभी 300 आएगा, कभी 400 आएगा, कभी कभी 2 महीने तक नहीं आएगा। लड़का बोल देगा कि साहब अगले महीना दूंगा, अभी पापा को सैलरी नहीं मिली है। तो क्या कर लोगे तुम? है कि नहीं? तो ऐसे जिंदगी चल रही थी। नई नई शादी हुई थी उन्हीं दिनों, और शादी में थोड़ा क्या है ना, आदमी को पैसा भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। नई शादी होती है तो थोड़ा दिन में सुबह सोना भी पड़ता है कि नहीं? लेकिन रोज सुबह 5:30 बजे जब वो अलार्म की घड़ी जगाती थी, मुझे कभी कभी मन करता था कि इसको घड़ी को फेंक के मारूं, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आता था नहीं, रख दो, फिर वापस खुद ही लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये जिंदगी चल रही थी। तो उन दिनों मेरी मां मुझे बोला करती थी कि जिस दिन तू 10,000 रुपया महीना कमाएगा उस दिन हमारी जिंदगी में बहारें आएंगी, उस दिन हमारी जिंदगी बदलेगी। जब तू 10,000 कमाने लगेगा तब हमें सुख मिलेगा दुनिया में, तब हमें सुख मिलेगा। तो वो जो 10,000 रुपए कमाने का ड्रीम था वो कहीं से पूरा नहीं हो पा रहा था। कोचिंग से भी बात हो नहीं पा रही थी, बात बन नहीं पा रही थी। कुछ मैं ढूंढ रहा था कि जिंदगी में और कुछ मिले जिससे कि कम से कम 10,000 रुपए महीना कमाए जाएं। देवेंद्र शर्मा इस बिजनेस में 10,000 कमाने की सोच लेके आया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और मैं उन दिनों ये सोचा करता था कि अगर कोचिंग चलाऊंगा 5-6 घंटे तो 7-8 हजार यहां से कमा लूंगा,
और 2-3 घंटा इसमें काम करके 2-4 हजार यहां से कमा लिए, बच्चों के दूध के पैसा यहां से चले जाएंगे, ये यहां से हो जाएगा। ऐसे मैं पूरा बजट बिठा के आया था इस धंधे में। मैंने ये चालू किया, धीरे धीरे मैंने मेहनत करना चालू किया, काम होना होता गया, काम होता गया, धीरे धीरे काम हुआ और मुझे 10,000 रुपए महीना आने लगे। समझ में आ रहा है? और मेहनत किया, कोचिंग बंद कर दी, 20,000 आने लगे, 30,000 आने लगे, 40 आने लगे, 50 आने लगे, 80 आने लगे, 1 लाख आने लगे, 1.25 लाख आने लगे, 1.5 लाख आने लगे, 2 लाख आने लगे, 2.25 लाख आने लगे, 2.5 लाख आने लगे, 2.25 लाख आने लगे, 3 लाख आने लगे, 3.25 लाख आने लगे, 3.5 लाख आने लगे, 3.25 लाख आने लगे, 4 लाख आने लगे। पिछला महीना मुझे इस बिजनेस से 4,26,000 रुपए आए हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। थैंक यू। वो आदमी जो कि कभी पढ़ता था, जब अपनी साइकिल में टायर बदलवाने के लिए सोचता था, वो आदमी आज इस बिजनेस की वजह से 1 महीने में कोई भी चॉइस की कार खरीद सकता है। नॉर्मल गाड़ियां जो आज मार्केट में आती हैं, दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क, दिस इज द पावर ऑफ सिक्योर लाइफ।